अभी हम जो सेशन करने वाले हैं उस सेशन में टोटल हम देखेंगे वेब डिज़ाइनिंग एंड वेब डेवलपमेंट देखेंगे। ओके, वेब डेवलपमेंट देखेंगे, उसमें से कुछ कंटेंट हम देख लेंगे जो स्टार्टिंग में पढ़ने वाले हैं। HTML हो गया, CSS हो गया, जावास्क्रिप्ट देखेंगे हम लोग डायरेक्टली। उसके बाद हम देखेंगे jQuery देखेंगे, उसके बाद बूटस्ट्रैप देखेंगे हम लोग यहाँ पे। उसके बाद हम लोग वर्डप्रेस भी यहाँ पे देख लेंगे। ओके, तो इसमें से फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे HTML करके। HTML का जो फुल फॉर्म होता है उसे बोलते हैं हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं। ओके, लैंग्वेज का मतलब होता है डायरेक्टली कोड। लैंग्वेज सिंपल से उसको बोलते हैं कोड, क्योंकि लैंग्वेज हम लोग जो भी पढ़ते हैं उसमें C++, PHP, जावा, ये अलग अलग तरीके के लैंग्वेजेस होते हैं। तो जिसमें से हम पढ़ेंगे HTML करके, तो लैंग्वेज का मतलब होता है कोड, जिसमें से ये जो कोड होगा हम लोग HTML पढ़ेंगे वो लो लेवल लैंग्वेज होगा, ना कि हमारा हाई लेवल लैंग्वेज। HTML को हम लोग एक प्लेन लैंग्वेज भी हम लोग बोलते हैं, डायरेक्टली प्लेन लैंग्वेज भी बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन आता है हाइपरटेक्स्ट। हाइपरटेक्स्ट का मतलब होता है डायरेक्टली कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि आप जैसे कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो तो उसके अंदर होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, गैलरी होता है। तो जैसे हम लोग अबाउट अस पे क्लिक करते हैं तो अबाउट अस ओपन होता है, या कॉन्टेक्ट पे क्लिक करते हैं तो कॉन्टेक्ट का पेज होता है। तो क्या होता है, एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। सिंपल से बोलो, वन वेब पेज कनेक्ट टू द अनदर वेब पेज। ओके, तो ये हाइपरटेक्स्ट का काम वहां पे अपने को करता है डायरेक्टली। अब इसके अंदर हम लोग को कैसे यूज करना है, सिंटेक्स क्या क्या होता है, वो चीजें हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो उसके पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे स्टैटिक क्या होता है। स्टैटिक पेज, स्टैटिक वेब पेज क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे डायनेमिक वेब पेज क्या होता है। ओके, स्टैटिक वेब पेज वो होता है जहाँ पे हम अपनी इंफॉर्मेशन को पढ़ सकते, देख सकते, बट उसके अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन को चेंज नहीं कर सकते। डायनेमिक वेब पेज या डायनेमिक साइट हम की बात करते हैं तो डायरेक्टली उसके अंदर आप इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं, इंफॉर्मेशन को पढ़ सकते हो। उसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन अगर चेंजेस करना होगा तो हम डायरेक्टली चेंजेस कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आता है आपका डोमेन, और उसके बाद देखेंगे होस्टिंग ऑप्शंस। ओके, डोमेन का मतलब होता है आपका यूजर नेम। सिंपल से बोलूंगा कि मुझे किसी भी कैंडिडेट को अगर फाइंड आउट करना रहेगा इंस्टाग्राम पे, तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके पर्टिकुलर एक यूजर नेम से हम फाइंड आउट करते हैं। तो उसी तरह से जब आप किसी की भी वेबसाइट बनाते हो, या किसी की वेबसाइट या मेरी वेबसाइट बना हुआ है, तो उस वेबसाइट को अगर मुझे इंटरनेट पे देखना होगा तो हम कैसे देखेंगे, तो उसके यूजर नेम के थ्रू देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे गूगल पे जाके कुछ काम करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, google.com लिखते हैं। तो गूगल क्या हुआ, एक तरीके का यूजर हुआ या डोमेन हो गया। याहू पे अगर मुझे कुछ चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, याहू पे जाते हैं। अमेजोन पे से कुछ परचेस करना है तो अमेजोन क्या है, एक यूजर है जिसकी वजह से हम किसी भी चीज को पर्टिकुलर फाइंड आउट कर सकते हैं। होस्टिंग का मतलब क्या होता है कि हम जो वेबसाइट बनाते हैं उस वेबसाइट का जो वेब पेज होता है वो एक पर्टिकुलर लोकल मशीन पे होता है। तो उस लोकल मशीन पे से जो भी हमने डेटा बनाया, जो भी वेबसाइट बनाया हुआ है, उस वेबसाइट को उठा के किसी भी इंटरनेट के प्लेटफॉर्म पे डालना ही हमारा एक होस्टिंग कहलाता है। ओके, तो ये आगे चीजें मैं बताऊंगा कि डोमेन आपको कैसे परचेस करना है, होस्टिंग कैसे परचेस की जाती है, इसकी इंटीग्रेशन कैसे करना है, ये आगे हम लोग जब हमारा टॉपिक खत्म होगा तो ये हम लोग देखेंगे ऑप्शंस। ओके, डोमेन और होस्टिंग समझ में आ गया। अब सिंपल में ध्यान रखना है कि HTML के अंदर कुछ सिंटेक्स होते हैं, कुछ टैग्स होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो हम लोग को समझना है। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शंस लेस देन और ग्रेटर देन का यूज होता है, इसे बोलते हैं स्टार्ट टैग बोलते हैं हम लोग। स्टार्ट टैग बोल दो, या इसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे ओपन टैग। स्टार्ट टैग बोलो, या इसे हम लोग बोल सकते हैं ओपन टैग बोल सकते हैं। ओके, उसके बाद लेस देन और स्लैश यहाँ पे यूज करने का मतलब होता है, इसे बोलते हैं एंड टैग, या इसे हम लोग बोलेंगे क्लोज टैग बोलते हैं। क्योंकि ये जो हमने यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट ओपन और क्लोज लगा, ये स्टार्टिंग टैग होता है, और उन दोनों के बीच में अगर स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश लगते ही वो हमारा क्लोज टैग या तो एंड टैग कहलाता है। ओके, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। मेन जो सिंटेक्स होते हैं, जो मेन टैग्स होते हैं, वो इनके बेस पे चलता है। एक HTML होता है, दूसरा हमारा टाइटल होता है, तीसरा हमारा हेड होता है, और चौथा हमारा होता है बॉडी होता है। ये मेन हमारे जो मेन बोलूंगा तो ये मेन स्ट्रक्चर्स हमारे यूज होते हैं। तो मेन हमारे ये टैग है। अब इनको लिखा कैसे जाता है, तो हम लिखते ऐसे हैं, यहाँ पे लिख दिया सीधा HTML, और यहाँ पे मैंने HTML को क्लोज कर दिया। ओके, टाइटल को भी सेम, यहाँ पे लिखेंगे टाइटल ओपन किया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टाइटल को क्लोज करेंगे।
सेम एज इट इज यहाँ पे क्या करेंगे, हेड ऑप्शंस, हेड ओपन किया और बाजू में हम क्या करेंगे, हेड को क्लोज करेंगे। सेम बॉडी को भी यहाँ पे बॉडी ओपन किया और आफ्टर बॉडी को क्लोज कर देंगे। ये ऐसे हमारा टैग्स को लिखे जाते हैं। ओके, अब इनका स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे स्ट्रक्चर होता है। ओके, एचटीएमएल के स्ट्रक्चर्स देखते हैं हम लोग। यहाँ पे मतलब लिखेंगे कैसे इसको, तो लिखने के लिए ध्यान रखना है हमेशा ऑलवेज स्टार्ट एचटीएमएल से होता है और एचटीएमएल से क्लोज होता है। पहला एचटीएमएल से स्टार्ट भी होगा और एंड क्या होगा, एचटीएमएल से ही होगा। इन दोनों के बीच में हेड सेक्शन ओपन होगा और हेड सेक्शन क्लोज हो जाएगा। ओके, और एक आता है इनके बीच में बॉडी सेक्शन ओपन होगा और बॉडी सेक्शन क्लोज होगा। ध्यान रखना एचटीएमएल ओपन और क्लोज के बीच में हेड सेक्शन ओपन और क्लोज होगा, बॉडी सेक्शन ओपन और क्लोज होगा। ओके, अब हेड सेक्शन के अंदर एक और टैग आता है जिसे बोलते हैं टाइटल ऑप्शंस। टाइटल ओपन होगा और उसी के नीचे क्या होगा, हमारा टाइटल क्लोज होता है। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर से हमें डायरेक्टली सारा का सारा काम इसी के ऊपर करना है। तो ये स्ट्रक्चर्स ऐसे ही लिखना है, इसके अंदर कम न ज्यादा करना है। बाकी धीरे धीरे जैसे हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो सारी चीजें यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। ओके, अब इसके बाद हमें कौन कौन से एडिटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, यहाँ पे हम लोग कौन कौन से एडिटर या कौन कौन से सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी जिसके अंदर हम अपने कोड को लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे टेक्स्ट एडिटर यूज करेंगे। पहला तो टेक्स्ट एडिटर हम यूज करेंगे, यहाँ पे नोटपैड करके यूज करेंगे। दूसरा आप करेंगे नोटपैड प्लस प्लस यूज कर सकते हैं, या हम सीधा एटम यूज करेंगे, या तो सिंपल लाइन करके हम लोग सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, या हम यूज करेंगे वीएस कोड करके। मोस्टली जो सॉफ्टवेयर जो डेवलपर होते हैं वो वीएस कोड को प्रीफर करते हैं। वीएस कोड प्रीफर करने का रीजन क्या होता है कि हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर्स होता है अदर सॉफ्टवेयर के अंदर हमें लिखना पड़ता है, बट वीएस कोड के अंदर हमें एक एक्सक्लेमेशन की वजह से हमें पूरा का पूरा स्ट्रक्चर्स लिख के मिल जाता है। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना है, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। कोई भी टेक्स्ट एडिटर आप यूज करके अपने कोड को एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, वीएस कोड पे काम करेंगे। तो वीएस कोड पे काम करने के लिए वीएस कोड सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो सीधा आपको जाना है गूगल पे और यहाँ पे लिखना है विजुअल स्टूडियो कोड, दिस इज द फर्स्ट वन। और ये टेक्स्ट एडिटर टोटल फ्री है, इसके लिए कोई चार्जेस आपको पे करने की जरूरत नहीं है। चाहे आप जितने भी मैंने टेक्स्ट एडिटर बताया इसमें से कोई भी टेक्स्ट एडिटर आप परचेस कर फ्री ले सकते हो, इसके लिए कोई चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे पहला ही प्लेटफॉर्म आपके पास आ जाता है डायरेक्टली। तो यहाँ से आप अपने सॉफ्टवेयर को डायरेक्टली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, डाउनलोड करने के बाद इसका सेटिंग करना एक ऑप्शन है जो मैं आपको बीच में बता दूंगा आपके लैपटॉप पे। ओके, तो ये हमारा सॉफ्टवेयर यहाँ पे डायरेक्टली डाउनलोड हो जाएगा। ऑलरेडी मेरे पीसी में वीएस कोड मैंने डाल के रखा हुआ है, तो सीधा यहाँ पे वीएस कोड मैं ओपन कर लेता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड करके। ये रहा वीएस कोड करके सॉफ्टवेयर का नाम है, इसको हम ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बना के रखा हुआ है ऑनलाइन सेशन करके डायरेक्टली, ठीक है ना। ऑनलाइन सेशन करके मैंने एक फोल्डर बना के रखा है। ये नहीं, ऑनलाइन सेशन, ऑनलाइन सीएसएस करके फोल्डर दिख रहा है। यहाँ पे मैं लेक्चर जो जो ऑनलाइन सेशन हो रहे हैं वो सारे यहाँ पे डाल रहा हूँ डायरेक्टली। यहाँ पे फोल्डर कहीं पे भी आप एक फोल्डर बना लेना है, उसके अंदर सारी चीज़ें एग्जीक्यूट अपने को करना है। तो मैं यहाँ पे फोल्डर बना देता हूँ CSS करके और उसके अंदर सारी चीज़ें मैं डाल दूँगा। ये CSS का आ गया। ओके, मेन हमारा जो फोल्डर है वो ऑनलाइन CSS करके है, उसके अंदर हम लोगों ने व्हाट्सएप का फोल्डर बना दिया, CSS का बना दिया। तो अभी हम लोग HTML पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर मैं क्या करूँगा, HTML का एक फोल्डर बना रहा हूँ। ओके, तो मेन फोल्डर मेरा ये है, उसके अंदर मेरे 3 सब फोल्डर दिए हुए। ओके, अब जिसमें से हमें HTML पढ़ना है तो देखोगे यहाँ पे ऑटोमेटिक चीज़ें आ जाएंगी। व्हाट्सएप आ गया,
यहाँ पे CSS आ जाएगा और यहाँ पे HTML आ गया। तो यहाँ पे देखो 3 ऑप्शन मिलेगा आपको। फर्स्ट जो ऑप्शन दिया हुआ है न्यू फाइल, मतलब आपको नया फाइल आपको क्रिएट करना है। दूसरा आपको ऑप्शन दिया है न्यू फोल्डर बनाना है, तो आप यहाँ पे कहीं पे भी फोल्डर बना सकते हो, या तो आप डायरेक्टली जो फोल्डर मैंने बनाया वहां से भी आप डायरेक्टली कर सकते हो, या तो आप यहाँ से भी उस फोल्डर को एग्जीक्यूशन कर सकते हो। तो मेरा यहाँ पे फोल्डर बन चुका है। तो यहाँ पे HTML के अंदर मुझे फर्स्ट फाइल बनाना है, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, न्यू फाइल पे मैंने क्लिक किया। फाइल का नाम आपको जो भी देना होगा दे सकते हो, अभी फिलहाल की प्रैक्टिस के लिए तो मैं यहाँ पे फाइल का नाम दे देता हूँ फर्स्ट, लिख दिया। बट फाइल के बाद .html देना कंपलसरी है। अगर आप .html नहीं लिखते हो या .html नहीं डालते हो तो आपका जो फाइल का दिया वो नॉर्मल नोटपैड या नॉर्मल VS कंट्रोल के अंदर स्टोर होगा। तो यहाँ पे फाइल का नाम कुछ भी दे दो, बट आगे यहाँ पे .html लिखना जरूरी है। इंटर कर दोगे तो ये आपको नया पेज यहाँ पे मिल जाएगा। अब इस नए पेज के अंदर हमें क्या करना है, कोड लिखना है। तो कोड लिखने का तरीका ध्यान रखना है। यहाँ पे लिखना है फर्स्ट डॉक टाइप, द फर्स्ट वन, ये डॉक टाइप है। ये डॉक टाइप आपको बताता है कि आपने जो वेबसाइट बना रहे हैं वो वेबसाइट किस वर्जन में बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं इसको, जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ गूगल में और यहाँ पे चेक करेंगे कि ये जो गूगल की वेबसाइट बनी हुई है किस वर्जन में बनी हुई है। तो इसे चेक करने के लिए इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे लिखा है व्यू पेज सोर्स करके, शॉर्ट फॉर्म कंट्रोल यू करके दिया, क्लिक किया। अब इस कोड को थोड़ा जूम करोगे ना, तो यहाँ पे देखो पहली लाइन लिखी हुई है एक्सक्लेमेशन डॉक टाइप HTML करके। तो इससे हमें पता चला कि हमारी जो वेबसाइट बनती है वो डायरेक्टली कौन से वर्जन, तो ये एक्सक्लेमेशन डॉक टाइप HTML मतलब ये HTML5 का वर्जन है। ओके, प्रीवियस हम लोग जो HTML4 या 4.1 यूज करते थे उसके अंदर हमें को बहुत बड़ा सिंटेक्स लिखा जाता था, तो यहाँ पे हमने को शॉर्ट कर दिया एक्सक्लेमेशन डॉक टाइप और HTML लिख दिया। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन मैंने यहाँ पे लिख दिया, कोड के अंदर भी हमने लिख दिया। इसके नीचे क्या करना है आपको, यहाँ पे HTML लिखना है, मैंने यहाँ पे HTML लिख दिया। ओके, इसी के अंदर अपने को क्या करना है, हेड लिखना है, मैंने हेड लिख दिया। इसी के अंदर मैंने क्या कर दिया, टाइटल लिख दिया, टाइटल ओपन कर दिया, टाइटल क्लोज हो गया। हेड के नीचे क्या कर दिया मैंने, डायरेक्टली यहाँ पे बॉडी ओपन कर लिया, बॉडी क्लोज हो गया। ओके, अब इसको फाइल को सेव करते हैं। अभी फिलहाल कुछ भी मैंने लिखा नहीं है, फाइल को सेव करते हैं। अब इसको आउटपुट चेक करना है, तो आउटपुट चेक करने के लिए इस नाम के ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे लिखा है कॉपी पाथ। उसके बाद कम टू द ब्राउजर और यहाँ पे इस URL पे पेस्ट कर दो और इंटर कर दो। अभी फिलहाल कुछ भी नजर नहीं आएगा, इसे चेक करना है, राइट क्लिक करो, व्यू पे सोर्स में चले जाओ यहाँ पे। तो देखो अभी यहाँ पे फिलहाल हमें कोड नजर आएगा जो अभी हमने लिखा हुआ है। ओके, तो अभी फर्स्ट क्या करना है मुझे कि ये जो फर्स्ट HTML करके लिखा नाम दिख रहा है HTML लिखा, मैं चाहता हूं कि जैसे यहाँ पे गूगल आ रहा है, दिख रहा है यहाँ पे गूगल आ रहा है, वैसे मैं चाहता हूं कि यहाँ पे मेरा नाम आए या जो भी मैं वहां पे XYZ नाम लिखूं वो चीजें वहां पे डिस्प्ले करनी चाहिए। तो उसके लिए जाना पड़ेगा कोड के अंदर, यहाँ पे दिखा टाइटल लिखा हुआ है, इस टाइटल में जो भी आपको नाम चाहिए वो नाम आप वहां डाल सकते हो। तो मैंने जैसे यहाँ पे नॉर्मली लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट करके लिख दिया। कुछ भी चेंजेस करते हो, चेंजेस करने के बाद फाइल को सेव करना जरूरी है, कंट्रोल S कर दिया और यहाँ पे रिलोड करने के लिए F5 प्रेस करें या कंट्रोल शिफ्ट R करें। तो देखिए वहां पे डॉक्यूमेंट चेंज हो गया। अब डॉक्यूमेंट की जगह में मुझे दूसरा कुछ चाहिए, मैंने डिसाइड किया मुझे गूगल चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख दिया गूगल करके, फाइल को सेव करता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो सीधा वहां पे गूगल चेंज हो जाएगा। ओके, जो इसकी तरह सेम टू सेम यहाँ पे दिख रहा है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे दूसरा दिख रहा है आइकॉन नजर आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे भी गूगल का आइकॉन आना चाहिए। तो उस आइकॉन को लाने के लिए तो ध्यान रखना, 2 प्लेटफॉर्म बताऊंगा जहां पे आप आइकॉन ले सकते हो, वो भी फ्री के अंदर। आपको उसके लिए कोई भी चार्ज पे करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, नया टैब ओपन करूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा iconfinder.com। ये फाइंडर आपको जो भी आइकॉन चाहिए आप यहाँ से फ्री में ले सकते हो। तो मैं इसको यहाँ पे बोला भाई मुझे गूगल का आइकॉन चाहिए, एंटर किया। अब यहाँ पे ऑप्शन देखो बहुत सारे मिल जाएंगे, तो यहाँ पे देखो फ्री और प्रीमियम दिया हुआ है। फ्री का मतलब आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना है, प्रीमियम का मतलब आपको चार्जेस पे करना पड़ेगा। तो हमें फ्री लेना है, तो यहाँ पे देखो ये रहा गूगल का फ्री करके लिखा हुआ है, क्लिक किया। अब इस फाइल को मुझे सेव करना है, यहाँ पे साइजेस दिया है कितनी बड़ी साइज आपको चाहिए, यहाँ पे मोर साइज पे क्लिक करोगे तो और भी साइजेस आपको यहाँ पे मिल जाएगी, तो जो आपको साइज चाहिए वो साइज यहाँ से ले सकते हो। तो मैंने डिसाइड किया 512।
अब यहाँ पे करना है डाउनलोड पीएनजी, ऑप्शन मिला तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब क्लिक करने के बाद ये फाइल डाउनलोड हो गया, तो मैं जाता हूँ फोल्डर के अंदर जहाँ पे डाउनलोड का मेरा फोल्डर होगा। आ गया मैं डाउनलोड्स के अंदर। अब डाउनलोड्स के अंदर दिख रहा है ये आइकॉन आया मेरा, इसको पहले कट करो और जहाँ पे अपने एचटीएमएल का फोल्डर बनाया उसके अंदर डाल दो उसको। फोल्डर को डाउनलोड किया, आइकॉन डाउनलोड किया, आइकॉन को डाउनलोड करने के बाद सीधा मैंने फोल्डर के अंदर डाल दिया जहाँ पे मेरा एचटीएमएल का फोल्डर बनाया था। अब इस फोल्डर का जो फाइल का जो है आइकॉन मैंने जो डाउनलोड किया इसका नाम आपको बदलना पड़ेगा, तो रीनेम कर देंगे और इसे देना है फेव आइकॉन करके। ध्यान रखना पर्टिकुलर फाइल का नाम देना है अपने को फेव आइकॉन, क्योंकि जो ऊपर आपको आइकॉन नजर आता है उसे फेव आइकॉन बोला जाता है। एंटर कर दिया। अब अपने फोल्डर में चेक करोगे तो ये फोल्डर के अंदर यहाँ पे दिखेगा फेव आइकॉन करके आ जाएगा, क्योंकि मैंने पर्टिकुलर उसी के अंदर डाला हुआ। तो अब इस आइकॉन को मुझे दिखाना पड़ेगा यहाँ पे, ये गूगल के बाजू में दिखाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है, जहाँ पे यहाँ पे टाइटल दिख रहा है ये ऑप्शंस कंप्लीट हुआ है, उसी के नीचे यहाँ पे लिखना है लिंक फेव आइकॉन और इसको कर दो इंटर, तो पूरा का पूरा वो लिंक आ जाएगा यहाँ पे। फर्स्ट यहाँ से शॉर्टकट हटा दो, इसकी जरूरत नहीं हमें, वहाँ पे सीधा रखना आइकॉन ऑप्शंस। अब यहाँ पे आईसीयू को हटाना है, आईसीयू को हटाना है बिकॉज फेव आइकॉन रखा है, बरोबर है, नाम आ चुका है, बट उसका एक्सटेंशन क्या दिया फोटो का पीएनजी करके, तो आईसीयू को मैं वहां से हटा दिया और यहाँ पे क्या लिख दूंगा पीएनजी करके। फाइल को सेव कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे आके रिलोड करते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली गूगल का आइकॉन आ गया, जैसे यहाँ पे हमारा दिया सेम वहां पे दिया हुआ। तो ऐसे किसी भी आइकॉन को आप डायरेक्टली यहाँ पे लगा सकते हो। ओके, तो अभी हम लोगों ने दो चीजें देखा, एक तो पहले टाइटल बदलना सीख लिया, जो भी हमारा वेबसाइट का नाम होगा उस वेबसाइट का नाम डाल सकते हैं। दूसरा उस वेबसाइट का आइकॉन, अगर आपको ग्राफिक आता है तो ग्राफिक के थ्रू से आइकॉन बना के लगा सकते हो। फेव आइकॉन की जो साइज होती है बाय डिफॉल्ट जो होती है 512x512 होती है, ये ध्यान रखना। इससे छोटा या इससे बड़ा करोगे तो यहाँ पे वो प्रॉपर डिस्प्ले नहीं करेगा। तो जितने भी हमारी वेबसाइट बनती है उसकी जो बाय डिफॉल्ट साइज होती है आइकॉन की 512x512 होता है, वो भी दोनों के दोनों पिक्सेल्स में होते हैं। ओके, इतना समझ में आ गया। अब सेकंड क्या करना है, मुझे इस पेज पे ये जो व्हाइट कलर का पेज आ रहा है, इस व्हाइट कलर के पेज के ऊपर मुझे कोई कंटेंट डालना है। ओके, तो कंटेंट डालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बॉडी का यूज करना पड़ेगा। बॉडी का मतलब होता है प्रॉपर्टीज। तो ये जो दिख रहा है पेज की प्रॉपर्टीज, उसके ऊपर मुझे कोई कंटेंट डालना होगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बॉडी का यूज करेंगे। ओके, तो उसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे बॉडी के अंदर हम यूज करेंगे डायरेक्टली पैराग्राफ। तो पैराग्राफ लेने के लिए यूज करेंगे यहाँ पे पी ऑप्शंस। ओके, पी का मतलब क्या होता है पैराग्राफ। जैसे मैंने लिखा और इंटर किया तो ऊपर और एंड दोनों मेरा यहाँ पे क्लोज हो जाता है। अब ये दोनों एक साथ क्लोज होने का रीजन क्या है, बिकॉज मैंने इसकी सेटिंग किया है, इसलिए पहला वर्ड अगर आप लिखूंगा तो ऑटोमेटिक सेकंड वाला क्लोज हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसीलिए मोस्टली जो डेवलपर होते हैं वो यही प्रीफर करते हैं। ओके, यहाँ पे पी ओपन कर दिया, पी लिख दिया, पी क्लोज हो गया हमारा, बरोबर है। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मुझे पैराग्राफ लाना है, तो पैराग्राफ लाने के लिए एक वेबसाइट बताता हूँ। जब भी कोई वेबसाइट बनाते हैं तो हम डमी इंफॉर्मेशन डालते हैं, फिलहाल क्लाइंट को दिखाने के लिए भाई आपका स्ट्रक्चर्स आपकी लेआउट ऐसा दिखेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा लोरम इप्सन करके। ओके, ये वेबसाइट है जहाँ पे डमी कंटेंट आप यूज कर सकते हैं, ये डमी डेटा लेने के लिए यूज होता है। बट VS Code ने बाय डिफॉल्ट डमी डेटा देके रखा हुआ है, तो यहाँ पे सीधा लिखोगे लोरम, कितने कंटेंट चाहिए, कितना पैराग्राफ चाहिए, आप यहाँ पे वैल्यू डाल दो। मैंने बोला भाई 20 मुझे पैराग्राफ चाहिए, तो मैंने लिख दिया। राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दूंगा, तो देखो मुझे यहाँ पे 20 कैरेक्टर्स वो प्रोवाइड करेगा। ओके, अब इसको सेव करता हूँ। आप यहाँ पे ब्राउजर पे रिफ्रेश करते हैं, पैराग्राफ आ गया। और बढ़ाना है तो इसको सेलेक्ट करता दोनों को, कंट्रोल यहाँ पे शिफ्ट और अल्ट दबा के डाउन एरो, जितने भी पैराग्राफ चाहिए सेव किया, ना उधर रिफ्रेश किया। और पैराग्राफ बढ़ाना है तो आप यहाँ पे बढ़ा दे दीजिए, सेव करोगे और यहाँ पे रिफ्रेश करोगे, ये हो गया एक पैराग्राफ। एक और पैराग्राफ चाहिए
तो जहां पे पी क्लोज हुआ है उसके नीचे जाना है। पी ओपन किया, वापस इंटर करता हूँ और यहाँ पे टाइप किया लोरम 50 पैराग्राफ, 50 कैरेक्टर्स, वापस आ जाएंगे सीरीज, सेव करता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरा दूसरा पैराग्राफ आ गया। और थोड़े से कैरेक्टर्स आपको इंक्रीज करना है तो डाउन कर दो, देखिए मेरे दूसरा पैराग्राफ आ गया। एक और पैराग्राफ चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पी लिख लेता हूँ, यहाँ पे डाल दिया लोरम 100 डाल देता हूँ। इसके अंदर भी मुझे 100 कैरेक्टर्स दे देगा। सेव योर फाइल, नाउ द रिफ्रेश। तो अभी मेरे पास फिलहाल कितने पैराग्राफ हो गए, 3 पैराग्राफ, 1 2 और ये 3 पैराग्राफ। ओके, अब इन तीनों को मुझे हेडिंग भी देना है, जैसे हमारी वेबसाइट के अंदर होता है पैराग्राफ को हेडिंग दे सकते हैं। तो हेडिंग के लिए ध्यान रखना है आपको, जो हेडिंग्स हमारा होती है वो हेडिंग 1 से स्टार्ट होती है और हेडिंग 6 से स्टॉप होती है। हाईएस्ट जो होती है वो हेडिंग 1 होती है और लोवेस्ट सबसे जो होती है वो हेडिंग 6 होती है। ओके, तो पहले इनको देखते हैं हम लोग। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे H1, यहाँ पे H1 लिखा। अब यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्टली वेबसाइट, सेव करो। अब यहाँ पे देखो सबसे बड़ी साइज है। अब इसी के बाद मैं लिखूंगा H2, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ वेबसाइट करके। तो यहाँ पे देखो उससे थोड़ी सी साइज छोटी हो जाएगी। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे S3 लिखता हूँ, S3 लिखा, यहाँ पे वेबसाइट लिखा। उसी तरह से H4 लिखता हूँ, यहाँ पे भी वेबसाइट लिख देता हूँ। और यहाँ पे H5 करता हूँ डायरेक्टली, यहाँ पे भी मैं वेबसाइट लिख देता हूँ डायरेक्ट। और लास्ट यहाँ पे S6 लिखता हूँ और इसके अंदर भी मैं वेबसाइट लिख देता हूँ। सेव योर फाइल, नाउ द रिफ्रेश। तो आप यहाँ पे देख सकते हो डायरेक्टली साइज हमारी छोटी होती जा रही है। H1, H2, S3, H4, H5, S6। तो जब भी आप वेबसाइट बनाते हो तो जो साइज आप यूज करोगे वही साइज सभी पेज के ऊपर जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं पे H1 यूज किया तो कहीं पे S6 यूज करोगे, तो वेबसाइट का पूरा स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। जो साइज आप यूज करोगे हेडिंग के लिए वही सभी जगह पे सिमिलर होना चाहिए। ओके, इतना समझा। अब इस वेबसाइट जो मैंने हेडिंग लिखा हुआ है, मुझे क्या करना है, तीनों पैराग्राफ को एक एक देना है मुझे। ओके, तो फिलहाल मैं इनको करता हूँ कमेंट ऑप्शंस। तो कमेंट करने के लिए कंट्रोल दबा के क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करना है। तो ये क्या होगा, बैकएंड के अंदर कोडिंग के अंदर ये हाइड हो जाएगा, बट आपको वेबसाइट के अंदर ये डिस्प्ले नहीं करेगा। ओके, सेकेंड थिंग कि मुझे तीनों पैराग्राफ को एक हेडिंग प्रोवाइड करना है या टाइटल देना है। तो यहाँ पे पी मेरा स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे फिनिश हो रहा है। तो इसके ऊपर मैंने डिसाइड किया H1। तो यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट पैरा, सेव योर फाइल, नाउ द रिफ्रेश। यहाँ पे आ गया फर्स्ट पैरा। दूसरा वाला पैराग्राफ इधर है, इसको एंटर किया, H2 यूज किया, यहाँ पे लिख दिया सेकेंड पैरा, सीधा लिखा सेकेंड पैरा। यहाँ पे रिफ्रेश करो, दिस इज द सेकेंड पैरा। अब यहाँ पे H2 यूज किया, मैं फिलहाल H1 यूज कर लेता हूँ क्योंकि साइज सबको सिमिलर देना है। तो सेकेंड पैरा। थर्ड पैराग्राफ इधर है, यहाँ पे एंटर, यहाँ पे लिखूंगा डायरेक्टली H1, यहाँ पे लिखूंगा मैं डायरेक्टली थर्ड पैरा। सेव योर फाइल, नाउ द रिफ्रेश हियर। 3 पैराग्राफ को, तीनों को अलग अलग मैंने टाइटल्स दे दिए यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ कि ये फर्स्ट पैराग्राफ मुझे सेंटर में चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आना है। H1 मेरा यहाँ पे दिया हुआ एलिमेंट है, H1 P, ये जो ऑप्शन यूज करो आप, इसे टैग बोलो या तो एलिमेंट बोलो। अब यहाँ पे स्पेस देके मैं लगाऊंगा अलाइन, ये मेरा एट्रीब्यूट कहलाता है। तो एक एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हो सकते। ओके, तो यहाँ पे 4 वैल्यूज होंगे, लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई। तो अभी मैंने फर्स्ट जो पैरा लिखा हुआ है उसको मुझे अलाइन करना है लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब बाय डिफॉल्ट हमारा लेफ्ट ही होता है, जब भी हम यूज करते हैं बाय डिफॉल्ट हमारा लेफ्ट होता है। सेंटर चाहिए तो लेफ्ट को हटाओ, यहाँ पे डालो सेंटर ऑप्शंस, सेव योर फाइल, नाउ द रिफ्रेश, इन सेंटर। अब मुझे राइट पे चाहिए तो उसके लिए क्या करोगे, यहाँ पे यूज करोगे राइट ऑप्शंस, सेव योर फाइल, नाउ द रिफ्रेश, ये राइट में आ जाएगा। ओके, अब मैं इसको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेंटर ही अप्लाई करता हूँ, CNTR, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए।
अब यहाँ पे मैं जस्टिफाई यूज नहीं कर सकता हूँ। अब यहाँ पे देखोगे पैराग्राफ, मैंने जो लिखा हुआ है पैराग्राफ के अंदर, यहाँ पे लेफ्ट देखोगे प्रॉपर अलाइनमेंट है, बट राइट साइड से देखो यहाँ पे अलाइनमेंट बरोबर नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, पैराग्राफ को अलाइनमेंट करना है तो यहाँ पे स्पेस दूंगा और यहाँ पे लिखूंगा एट्रीब्यूट अलाइन। ये डबल कोड के अंदर जो लिखते हैं वो वैल्यूज होती है हमारी। मैं यहाँ पे लिख दूंगा जस्टिफाई करके, सेव योर फाइल नाउ, यहाँ पे रिफ्रेश। यहाँ से भी मेरा अलाइनमेंट हो गया और यहाँ से भी अलाइनमेंट हो गया, क्योंकि जब भी हम वेबसाइट बनाते हैं तो ये तो लेफ्ट अलाइनमेंट या तो सेंटर अलाइनमेंट या तो हम लोग उसको जस्टिफिकेशन पे रखते हैं हम लोग। ओके, समझ में आया? तो एलिमेंट चेक कर लिया, एट्रीब्यूट भी हम लोगों ने देख लिया एंड वैल्यूज भी हम लोग यहाँ पे देख लिया। नेक्स्ट ऑप्शन आता है डायरेक्टली, मुझे क्या करना है कि हेडिंग और पैराग्राफ, मैंने जो ये हेडिंग लिखा हुआ है, अब इस हेडिंग को बाय डिफॉल्ट मैं यहाँ पे लेफ्ट लिख लेता हूँ डायरेक्टली, लेफ्ट ऑप्शन, सेव योर फाइल नाउ द रिफ्रेश। मैं चाहता हूँ कि या तो पैराग्राफ मेरा इस हेडिंग के ऊपर आए, या तो हेडिंग ऊपर है, बीच में हेडिंग और पैराग्राफ के बीच में मेरे को इमेज आ जाए। कुछ कुछ जगह पे होता है कि इमेज पहले होता है फिर हेडिंग फिर पैराग्राफ होता है, कुछ जगह पे ऐसा होता है कि फर्स्ट हेडिंग होता है फिर इमेज होता है फिर पैराग्राफ होता है। ओके, तो फिलहाल अभी हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाले को क्या करते हैं, हेडिंग ऊपर रखते हैं और पैराग्राफ बीच थर्ड पे जाएगा और सेकंड पे इमेज रखेंगे। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, इमेज आपको लेना रहेगा। तो इमेज को हाई रेजोल्यूशन में लेंगे, कुछ वेबसाइट बता दें जहाँ पे पहला यूज कर सकते हो पिक्सल्स, ये आपकी वेबसाइट जहाँ पे फ्री फोटोग्राफ ले सकते हो हाई रेजोल्यूशन में। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से आप कोई भी सर्च कर सकते हो फोटो पर, नीचे जाओगे आपको जो भी फोटोज आपको अच्छे लगते हैं यहाँ से अलग सर्च ले सकते हो या तो सर्च कर ले। तो मैंने यहाँ पे सीधा लिख देता हूँ कंप्यूटर्स, सीधा यहाँ पे लिखा, तो यहाँ से जो भी आपको इमेज चाहिए वो ले सकते हो। मैंने इसमें यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे फ्री डाउनलोड, यहाँ पे साइजेस भी आपको दिए हुए, जिस साइज में आपको चाहिए वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 640 पे सेलेक्ट किया और डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, सीधा फोल्डर में जाते हैं। अब यहाँ पे आ गया, इस फोल्डर को कट करोगे और अपने जहाँ पे फोल्डर बनाया हुआ है उस फोल्डर के अंदर डाल दो। ओके, या इसको मैं कट करता हूँ और एक फोल्डर बनाऊंगा यहाँ पे इमेज करके, इमेज करके फोल्डर बना, इस फोल्डर के अंदर डाल दिया फोटो। इसको नया नाम दे देता हूँ मैं, बैनर करके दे देता हूँ प्रॉपर। अब यहाँ पे इस मेरा डाउनलोड्स वाले फोल्डर्स को मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, इट्स नॉट नेसेसरी। अब आते हैं सीधा कोड के अंदर। अब यहाँ पे देखो मेरा इमेज का HTML के अंदर इमेज करके फोल्डर बनाया जिसके अंदर मेरा बैनर करके फोटो आ गया। तो मैंने क्या डिसाइड किया है, हेडिंग और पैराग्राफ के बीच में चाहिए। तो उसके लिए नीचे क्या करना है, IMG, इमेज को ऐड करने के लिए IMG यूज करेंगे। IMG का मतलब होता है इमेज। SRC मेरा एट्रीब्यूट है, इमेज इज अ एलिमेंट, HRC इज एट्रीब्यूट, ALT इज ऑल्सो एट्रीब्यूट। मैंने बोला था कि एक एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ एट्रीब्यूट यूज किए जा सकते हैं। तो SRC का मतलब होता है सोर्स, मतलब मेरा जो इमेज मैंने लिया हुआ है या इमेज जो लगाना होगा वो किस जगह पे अवेलेबल है। तो मैंने क्या बोला डायरेक्टली यहाँ पे इमेज के अंदर, उसके अंदर बैनर इमेज यहाँ पे दिया हुआ है, फाइल को लिख दिया। फाइल को सेव करते हैं और यहाँ पे हम आके रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश कर दिया। फर्स्ट पैराग्राफ, उसके बाद एक पैराग्राफ इमेज आया, उसके बाद मेरा उसका इंफॉर्मेशन आ गए। अब इस इमेज की साइज को छोटा करना है या बड़ा करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, नई एट्रीब्यूट यूज करेंगे जिसका नाम है विड्थ। एक एट्रीब्यूट हो गया, उसी के बाद में दूसरी भी एट्रीब्यूट यूज करेंगे जिसका नाम है अपना हाइट करके। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, विड्थ लगा देता हूँ, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ 400 px में। फाइल को सेव करो, रिफ्रेश। ओके, उसके बाद आप हाइट भी लगा सकते हो। मैंने इसको बोला भाई यहाँ पे 250 px लगा देता हूँ, हाइट जो होगी मेरा 250 px होगा। तो बाय डिफॉल्ट इसको मैं 300 कर देता हूँ यहाँ पे। फाइल को सेव करता हूँ, नाउ द रिफ्रेश हो गया। अब इसको एक बॉर्डर भी लगाना है, तो उसके लिए एक नई यूज कर लेते हैं बॉर्डर, यहाँ पे 2 साइज दे देते हैं, रिफ्रेश। तो देखो यहाँ पे बॉर्डर्स आ चुके हैं। अब यहाँ पे इमेज का नाम बदल देता हूँ। देखो अब दो चीज बताऊंगा यहाँ पे,
बॉर्डर्स मेरे पहले लग चुके हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करना है, ALT। ALT का मतलब होता है अल्टरनेटिव, जो मोस्टली हम लोग डिजिटल मार्केटिंग में यूज करते हैं, या कोई भी कीवर्ड के थ्रू से हमें सर्च करना रहेगा तो वो डायरेक्टली सर्च करें। ओके, तो ALT का मतलब होता है अल्टरनेटिव इन केस। अभी अल्टरनेटिव कैसे दिखेगा, कैसे यूज होता है, समझो इन केस किसी ने यहाँ पे फोटो का नाम बदल दिया और मैंने यहाँ पे इमेज का नाम दिया डायरेक्टली बैनर करके। ओके, अब इन केस क्या होता है कि आपके फोल्डर में से कोई फोटो डिलीट करता है तो आपको डिस्प्ले नहीं करेगा, तो ALT के अंदर जो नाम होगा वो डिस्प्ले करेगा। मैंने बैनर लिखा था, डायरेक्टली बैनर आ गया। तो ये कब होता है कि जब आपने फोटो का नाम प्रॉपर नहीं लिखा है या उसका प्रॉपर पाथ नहीं दिया होगा, तो वहां पे फोटो डिस्प्ले न करके वहां पे जो भी अपने अल्टरनेटिव में नाम लिखा था वो डिस्प्ले करेगा। अगर फोटो का नाम बरोबर हुआ तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, ALT में जो नाम लिखा था वो हाइड हो जाएगा और उस जगह पे क्या होगा, फोटोज डिस्प्ले कर देगा। क्लियर ऑप्शंस, इतना समझ में आ गया? ओके, नाउ इतना कर लो, प्रैक्टिस कर लो, इसके बाद में अभी नेक्स्ट सेशन देख लेंगे। ओके।